साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फायर इंटरव्यू के बारे में बात करने वाले। लगातार हम बात कर रहे थे कि फायर इंटरव्यू कैसे होते हैं, उसमें बॉडी लैंग्वेज की बात करी, सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करी, ठीक है, रिज्यूमे बेस्ट रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं, प्रैक्टिस हमने आप लोगों के बीच में दी। आज हम बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू जो है उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड की बात कर रहे हैं, इसमें बाकी चीजें नहीं शामिल है, सिर्फ बात कर रहे हैं सब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ फायर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। फायर के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन हम लेकर आए, लेकिन यकीन मानिए कोई ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, वन लाइनर नहीं है। डिटेल में हम बात करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। सबसे ज्यादा सबसे पहली बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है जब भी आप शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री और फायर से करते हैं, आपको पूछा जाता है इंट्रोडक्शन वगैरह, ये सब होने के बाद जब भी सब्जेक्ट की बात आती है तो सबसे पहले जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में बात करेंगे। सिर्फ 10 क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिए लगभग पूरा चैप्टर हमने उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो इंटरव्यू, आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे पहले वीडियोस देख लेना, यकीन मानिएगा कि आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला, सबसे ज्यादा, सबसे बहुत बार, पहली बार कहें कि मतलब इंटरव्यू में बैठते ही सबसे पहला सब्जेक्ट का रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, व्हाट इज फायर, आग है क्या। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है, फायर का कर रखा है, आपने सब फायर ऑफिसर का कर रखा है, कोई भी पूछे क्या कर रहे हो, जी मैंने फायर का डिप्लोमा कर रहा है। चलो आग के बारे में बताओ, आग क्या है, व्हाट इज फायर, आग की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फायर, आग है क्या, इन सभी के बारे में बात करते हैं। और आपके सामने जो इंटरव्यूअर होता है वो भी सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि भाई सीधा सीधा बता दो आग है क्या, आग की परिभाषा बता दो, आग के बारे में बात बता दो, ठीक है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि आखिर इसका जो है एक बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, किस तरीके से जो है इसको हमें बता पाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैंने एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम लगा रखा है, यहाँ पे 3 कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे जो इसे इससे किससे संबंधित है, आग के बारे में। जैसे अगर हम बात करें आग जो है उसकी परिभाषा में, तो सबसे पहला एक शामिल होता है क्या कि आग एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी आग क्या है, फायर इज ए केमिकल रिएक्शन। सभी को पता भी होगा इस चीज के बारे में, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्यों है, ठीक है, इसके बारे में बात। रासायनिक केमिकल रिएक्शन होती क्या है, इधर से कोई भी एक या दो या तीन, दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब वो कार्य अभिक्रिया कंप्लीट होती है उसके बाद में उत्पाद के रूप में कुछ अलग ही प्रकार का बनता है, वो क्या कहलाती है, आपकी केमिकल रिएक्शन। तो सेम ऐसे ही है, यहाँ पे मिलेंगे कुछ लेकिन निकलेगा कुछ और, ठीक है। या फिर बात करिए कोई क्या है, एक त्वरित अभिक्रिया है। क्या है भाई, त्वरित यानी तुरंत, रैपिड रिएक्शन है भाई, तुरंत प्रकार से पूर्ण होने वाली आग। आपने देखा होगा ऑयल है, तुरंत तिल्ली लगाई तुरंत लग जाता, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन है, त्वरित अभिक्रिया, ठीक है। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करें कि जैसे मनुष्य जो होता है यानी इंसान जो होता है उसकी 3 मुख्य मूलभूत आवश्यकताएं होती है, वो क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसा ही जो आग होती है उसकी भी 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, होती है ऑक्सीजन, वो होती है हीट और वो होती है फ्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है कि आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, या उसकी 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, 3 चीजों से मिलकर बनती है, ठीक है। हर चीज का बनने का एक प्रोसेस होता है, या वो किसी भी रॉ मटेरियल से बनती है, ऐसे ही आग की भी 3 कंपोनेंट होते हैं। ऑक्सीजन, हवा बात करिए, नेचुरल हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर उपस्थित होती है ऑक्सीजन, उसके बारे में बात करें, ऑक्सीजन मिल गई, हीट मिल गई यानी ताप मिल गया, अपन ने उसको तिल्ली दिखा रहे हैं या और प्रकार से उसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, वो होगी हीट। फ्यूल यानी जो जलने योग्य पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं हमारे फ्यूल यानी ईंधन। तो आगे एक रासायनिक अभिक्रिया जो 3 चीजों से मिलकर बनती है, कौन कौन सी भाई, O2 प्लस में फ्यूल और प्लस में हीट। और ये जब तीनों चीजें, ये तीनों चीजें जब किसमें मिल जाती हैं भाई, निश्चित अनुपात में, क्या होती है, निश्चित अनुपात में मिल जाती है, तो किसका निर्माण होता है, आग का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा ये जो बात है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, निश्चित अनुपात। काफी सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, निश्चित अनुपात की जगह बोलते हैं समान अनुपात, बराबर अनुपात, लेकिन वो गलत हो जाता है। क्योंकि समान का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 1 लीटर क्या है पेट्रोल, उसको जलाने के लिए, अब समान मतलब तीनों चीजें बिल्कुल सेम होनी चाहिए, 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर ऑक्सीजन और 1 लीटर हीट, क्या वहां पे आग लगेगी, नहीं लगेगी। इस ब्रह्मांड में स्थित जो भी प्रकार के ईंधन होते हैं उनका जलने का हर प्रकार का क्या है, उनका एक टेम्परेचर फिक्स होता है, ठीक है। उनको कितना तो टेम्परेचर चाहिए और उसको कितना % ऑक्सीजन चाहिए, वो जब तीनों एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तभी जाकर आग लगती है। ऐसे नहीं कि तीनों को बराबर मिला देंगे आग लग जाएगी, कभी भी नहीं लगेगी। इसलिए ये जो वर्ड है इसको अच्छे तरीके से सीख ले कि निश्चित अनुपात में जब मिलती है तभी जाकर क्या होता है, आग का निर्माण होता है। और आग जो है
जब लग जाती है और लगने के बाद उत्पाद के रूप में क्या देती है उसके बारे में बात करेंगे। तो उत्पाद के रूप में सबसे पहली बात राख देगी, ठीक है। उसके बाद में क्या देगी, धुआं देगी, ठीक है। उसके अलावा गैसें देती है, ठीक है। कार्बन के कण देती है, ठीक है, कार्बन रिलीज होते हैं एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी कंप्लीट फायर की डेफिनेशन। आप बोलेंगे कि सर आगे एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसकी तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या क्या, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। जब ये तीनों चीजें आपस में एक निश्चित अनुपात में मिल जाती है तब आग का निर्माण होता है, तथा उत्पाद के रूप में हमें राख, धुआं, प्रकाश क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे प्रकाश भी मिलेगा, ठीक है, प्रकाश, ज्वाला भी मिलेगी, ज्वाला, धुआं, गैसें, कार्बन के कण इत्यादि हमें प्राप्त होते हैं। तो ये होती है इसकी बेस्ट क्या, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप बताएंगे तो पहले ही अगर क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस अगर अच्छा दिखेगा तो सामने वाले पे इंपैक्ट भी अच्छा आएगा और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी आगे बढ़ के आपको जो है हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आग क्या होती है, व्हाट इज फायर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड हम बात करने वाले हैं भैया फुल फॉर्म ऑफ फायर, कैपिटल फायर। देखो मैंने पहले बताया था कैपिटल फायर की अगर बात करें तो कैपिटल फायर रिप्रेजेंट करता है किसको, आग बुझाने को लेकर, ठीक है। आपने देखा होगा जितने भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, आग बुझाने वाले जितने भी उपकरण होते हैं, उन सभी पे क्या लिखा होता है, कैपिटल फायर लिखा होता है, यानी वो आग बुझाने वाले होते हैं। यानी आग को एक्सटिंग्विशिंग की बात हो रही है, तो सेम यहीं पे हम इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे। तो सभी को पता है एफ का मतलब होता है क्या, फाइंड, आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, आर का मतलब होता है रेस्क्यू और ई का मतलब होता है क्या, एक्सटिंग्विश, ठीक है। फाइंड मतलब प्राप्त करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव, ठीक है, लेकिन इसको अपन कह सकते हैं कार्यविधि प्रॉपर तरीके से, ठीक है, या कोई कार्य प्रणाली, वो हो गया। और एक्सटिंग्विश का मतलब होता है क्या, बुझाना, क्या होता है भाई, बुझाना। तो कैपिटल फायर का ये मतलब होता है। तो कहीं पे भी आपको कैपिटल फायर देखे तो उसका मतलब ये समझना, लेकिन इसको थोड़ा सा और अगर हम इसको अगर परिभाषा में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। अब देखिएगा जब भी आग लगती है तो हमें कहीं ना कहीं से सूचना मिलती है, किसी गांव में लगी है, फोन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, मौखिक रूप से हमें पता चलता है कि फलाने गांव में क्या लगी है, आग लगी है। तो सूचना क्या हो गई, वहां पे प्राप्त हो गई कि हमें अब क्या है भाई, तैयार होना है, हमें जाना है क्योंकि वहां पे आग लगी है। तो सूचना आपको प्राप्त होगी। फर्स्ट जो है आपका काम होगा सूचना प्राप्त करना। दूसरा बचाव कार्य, कार्यविधि, कार्यविधि का मतलब क्या होगा, आपको जैसे ही सूचना मिली उसके बाद में आप जाएंगे, गाड़ी लेकर जाएंगे, आप इक्विपमेंट पहनेंगे, सारे ड्रेस वगैरह पहनेंगे, जहां पे आग लगी उस स्थान पर जाएंगे, वहां पे फंसे हुए लोगों को निकालेंगे तथा क्या करेंगे, बचाव कार्य करते हुए, क्या करेंगे, बचाव कार्य करते हुए एक सुनियोजित या सुनिश्चित कार्यविधि या कार्य प्रणाली के द्वारा आपको बुझाते हैं। वही क्या कहलाता है, आपका कैपिटल फायर कहलाता है, ठीक है। तो सेकंड काम हो गया, वहां पे क्या, बचाव कार्य करना, और कार्यविधि क्या करना है, आग है, जिस भी कंडीशन की आग है, टाइप्स की आग है, उसके ऊपर उस प्रकार का केमिकल या कोई भी पानी वानी डाल के उसको क्या करेंगे, बुझाएंगे। और थर्ड काम क्या हो जाएगा, वो आपकी आग बुझ जाएगी। तो कैपिटल फायर का मतलब क्या होगा कि सूचना प्राप्त कर एक सोची समझी सुनिश्चित कार्य विधि या कार्य प्रणाली द्वारा बचाव कार्य करते हुए आग को बुझाना ही क्या कहलाता है, कैपिटल फायर कहलाता है। अब सोचिए देखो कितना शानदार तरीका का इंपैक्ट निकल के आएगा जब इस प्रकार की आप बात उनको बताएंगे, सामने आप बोले। एक तो नॉर्मल बोल दिया कैपिटल फायर सर आग बुझाने को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या सीधे सीधे ये बता दे, थोड़ा सा आपको क्या करना है इसमें वेरिएशन लेके आना है, ठीक है। अब बात करते हैं आग का त्रिभुज। आग का त्रिभुज यानी ट्राइंगल ऑफ फायर, हर जगह पे बात हो रही है, क्योंकि बात इसलिए हो रही है कि आग को लगने के लिए तीन मुख्य कंपोनेंट होते हैं, वो आपको पता ही है, इसीलिए इसको त्रिभुज बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको दो भागों में डिवाइड करता हूं। पहला है आग लगना, जो इसके पक्ष को लेकर है, पक्ष को लेकर क्या है, त्रिभुज की बात हो रही है। तो जिस प्रकार आप सभी को पता है तीन भुजाओं के मिलने से क्या बन जाता है भाई, त्रिभुज बन जाता है। क्या हो जाता है, तीन भुजा मिली आपस में, क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। उसी प्रकार क्या होगा, तीन भुजाओं के मिलने से क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। उसी प्रकार आग की जब तीन मूलभूत आवश्यकताएं आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलती हैं तो क्या हो जाता है, हमारे आग का निर्माण होता है। और इसी को क्या कहते हैं, ट्राइंगल ऑफ फायर। तो हीट, O2 और फ्यूल, जब ये तीनों किस में मिलेंगी, निश्चित अनुपात में मिलेंगी, तो यहाँ पे क्या लग जाएगी भाई, आग लग जाएगी। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्सीजन मिल गया, एक साइड हीट मिल गया और दूसरा फ्यूल, तो क्या बन गया भाई, आपकी फायर यानी आग लगना शुरू हो गई। लेकिन ध्यान रखिएगा निश्चित अनुपात होना जरूरी है। तो ये तो हो गया आग लगने को लेकर। अब बात आ जाती है इसके विपक्ष की, वो होता है आग बुझना या बुझाना, ठीक है। अब आग बुझाने का मतलब क्या होगा कि जिस प्रकार त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से, ये तीन भुजाएं हैं, ठीक है, इन तीनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को
हम हटा देते हैं, मैंने ये भुजा हटा दी तो क्या हुआ, क्या अब ये त्रिभुज है, नहीं है। तो तीनों भुजाओं में से एक भुजा हटाने पर त्रिभुज त्रिभुज नहीं रहता। उसी प्रकार आग की तीन मूलभूत आवश्यकताओं में से किसी भी एक आवश्यकता को यदि हम हटा दें तो आग का निर्माण नहीं हो सकता, अर्थात आग हमारी बुझ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जो फ्यूल था उसको क्या कर दिया भाई, यहां से हटा दिया, तो क्या आग लगेगी, नहीं, अब क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। तो ये होता है हमारा ट्राइंगल ऑफ फायर, जो लगने को भी रिप्रेजेंट करता है और बुझने को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तीनों को मिला दिया, आग लग गई, तीनों में से किसी भी एक को हटा दो, आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। अब डिपेंड करता है किसको हटाएंगे, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस क्या है, कौन सी प्रकार की आग है, टाइप्स ऑफ फायर, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, इस प्रकार के इंटरव्यू से रिलेटेड यदि सभी प्रकार की आप जानकारी लेना चाहते हैं, जैसा अभी हम देख रहे हैं कि हम आपको क्वेश्चन ही बता रहे हैं, इसके अलावा हमने इंट्रोडक्शन किस प्रकार से देते हैं, यूनिक लेवल का इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, ठीक है, बेस्ट रिज्यूमे सीवी कैसे बनाना है, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, बोलने में हिचकिचाते हैं वो नहीं हो, इस प्रकार की सारी चीजें हमने एक मास्टर कोर्स बनाया जिसकी फीस है मात्र 99 रुपीज, एक बर्गर एक पिज्जा जितना जो है इनकी फीस है। तो इसके लिए फटाफट जाएं, हमारा गुरु कृपा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वो भी। उसके अलावा अगर यदि आप राजस्थान आगामी राजस्थान फायरमैन की तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी फायर से रिलेटेड कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे इंटरव्यू से रिलेटेड थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड, तो फटाफट से ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 1500 रुपए का, जिसकी 1 ईयर की वैलिडिटी है और जिसमें कंप्लीट कोर्स हम बेसिक और एडवांस दोनों लेवल का पढ़ाने वाले हैं। तो फटाफट से जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहां से ऐप डाउनलोड करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फायर, क्वेश्चन नंबर 4 आता है आग के प्रकार। सबसे ज्यादा पूछते हैं कि आग के प्रकारों के बारे में, मतलब भाई आग होती कितने प्रकार की है, ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी आग है, क्या हर प्रकार की आग के ऊपर हम पानी डाल सकते हैं, एक नॉर्मल जो ग्रामीण होता है उसमें और आप एज ए फायर फाइटर में क्या डिफरेंस होता है, उसका ये होता है कि आपको पता होता है कौन सी आग कैसी है, उसके ऊपर क्या डालना है और उसको कैसे बुझाना है, उसके बारे में हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। अब भाई सबसे पहली बात हम बात करें तो आग कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, एनएफपी आईएएस दोनों के अनुसार हम बात कर ले तो दोनों क्या करते हैं, 5 प्रकार की होती है। अब इसके बारे में बात करेंगे कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से क्या क्या इनको डिजाइन करा गया। सबसे पहले क्लास ए प्रकार की आग जो होती है, आपको दिख रहा है, ठीक है, 5 प्रकार की दिख गई, ए बी सी डी और के। इनके साथ ही साथ इनके प्रतीक चिन्ह या इनका जो है फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज में होता है, ये आपका आयताकार होता है, ये राउंड शेप में यानी वर्ताकार होता है, स्टार में होता है और ये षटकोणीय होता है। ठीक है, तो ये भी इससे रिलेटेड भी इसी एक इमेज के अंदर दे रखा है, जो बेहतर बात है। अब क्लास ए की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या होता है, वुड, पेपर, क्लोथ, रबर, ट्रेस एंड प्लास्टिक, यानी ऐसी या ठोस कार्बनिक पदार्थों की जो आग होती है वो क्लास ए के अंदर शामिल करी जाती है। जैसे कपड़ों के अंदर आग लगी, जूट, कपास, रबड़, प्लास्टिक, पॉलिथीन, कचरा वचरा जो भी है वो किसके अंदर आता है, क्लास ए के अंदर। यानी सीधा सीधा बताएं कि सबसे ज्यादा जो आग लगती है वो कौन सी लगती है, ए प्रकार की, क्योंकि ब्रह्मांड में या देखिए हमारे आसपास सबसे ज्यादा ठोस कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं, लकड़ी, प्लास्टिक जो भी होता है सब कुछ यही होते हैं आसपास, देखेंगे कपड़े वपड़े जो भी होता है। ठीक है, अब आता है क्लास बी। क्लास बी की अगर बात करें तो यहाँ पे ज्वलनशील तरल पदार्थ आएंगे भाई। ठीक है, ज्वलनशील तरल पदार्थ यानी ऐसे लिक्विड जो ज्वलनशील होते हैं यानी जल सकते हैं। पता कैसे चलेगा, द्रव कैसे होते हैं, द्रव को बहने का गुण होता है। ठीक है, या नीचे आप डालोगे तो बहेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, देखो फ्लेमेबल लिक्विड यानी जो भी डीजल पेट्रोल वगैरह हो गया, कोई भी ऑयल वगैरह है, गैसोलीन, पेंट्स, लिकर्स, अदर ऑयल यानी ऑयल बेस्ड जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे जल सकते हैं। तो ऑयल से रिलेटेड जितने भी होते हैं हमारे द्रव होते हैं वो जल सकते हैं, किसमें आएंगे, बी क्लास के अंदर आएंगे। अब आता है सी क्लास के अंदर। क्लास सी के अंदर आता है हमारे क्या, इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल की जो भी फायर होती है। ठीक है, वायरिंग के अंदर हो गया, कोई भी शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, किसी प्रकार की मशीनरी, अप्लायंसेस, कंप्यूटर, ट्रांसफार्मर, इस प्रकार की जो आग होती है वो सी क्लास के अंदर ही काउंट करते हैं। इसके साथ इसमें एक गैस की आग, गैसेस जो आग होती है उसको भी शामिल करते हैं, गैसीय जो आग होती है। ठीक है, यानी एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी, इस प्रकार की हमारी एलपीजी सिलेंडर की आग है, किसी प्रकार की गैसों से संबंधित आग, उसको भी हम सी क्लास के अंदर ही क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो आप वहां पे बता सकते हैं। ठीक है, फिर आता है डी क्लास, जो सबसे खतरनाक और सबसे भयंकर तरीके की आग होती है वो होती है क्लास डी, जिसको बोलते हैं क्लास डी। कौन सी होती है, हमारे धातुओं की आग, मेटल जो फायर होती है वही उसकी आग होती है। और मेटल फायर जो होती है इसके थोड़ा सा रिएक्शन कर गई, अगर पानी डाल दिया कुछ और प्रकार का हो गया, रिएक्शन करके क्या करती है, बहुत बड़ा धमाका करती है, इसलिए इनको खतरनाक बोला गया है। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, कोई भी धातु, जैसे लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, जितने भी होते हैं सारे किसके अंदर आते हैं, डी क्लास फायर के अंदर।
ठीक है, किसके अंदर, डी क्लास फायर के अंदर। फिर आता है के क्लास फायर। के क्लास जो है ये क्या है भाई, हमारे रसोई घर की आग है, ठीक है। ये पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन बहुत बार देखा होगा रसोई घर की वजह से आग लगती है, इसलिए इसको फाइनली शामिल करा गया है, ठीक है। के क्लास फायर, इसमें क्या आता है, हमारे कुकिंग ऑयल्स जो होते हैं, यानी हम जो रसोई घर में ऑयल्स जो पकाते हैं, कुकिंग ऑयल, ठीक है, वो हो गए, ठीक है। खाने वाने के जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं जो किचन में काम में, आटा वाटा हो गया, ठीक है, और भी कुछ मिर्च मसाले जो भी होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे रसोई घर की आग के अंदर, जिसको बोलते हैं हम के क्लास फायर। तो इस प्रकार से टोटल जो आग होती है वो 5 प्रकार की होती है। अब जो भी आपके सामने एग्जाम्पल दिया जाएगा, हम आगे बात भी करेंगे एग्जाम्पल के रूप में कि किस प्रकार की आग को किस में शामिल किया गया है, ठीक है। तो 5 प्रकार की आग में उनको आप शामिल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आग बुझाने की विधि या सिद्धांत। आग बुझाने की कौन कौन सी विधियां हैं या सिद्धांत है। अब आपने बात कर ली आग के बारे में, ठीक है, कि आग जो है भाई किस किस प्रकार की होती है, क्या होती है, कौन कौन सी होती है। बात करते हैं उनको बुझाने की, बात करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा था कि 3 चीजों से आग मिलती है, आग बनती है, ठीक है। किस किस से बनती है, सबसे पहले हमने बात करी थी ऑक्सीजन की, उसके बाद हमने बात करी थी हीट की, और तीसरा हमने बात करी थी फ्यूल की। अब जब 3 चीजों से बनती है तो बुझाने का भी क्या होगा, 3 ही प्रकार हो जाएंगे। तो इन तीनों में से एक एक चीज को हटाते जाएंगे और क्या करेंगे, हमारी आग जो है वो बुझती जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आप देखेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे हीट की बात आ रही है। तो हीट की बात करें तो सबसे पहले कूलिंग। कूलिंग का मतलब क्या होता है कि कूलिंग का मतलब होता है ठंडा करना, ठीक है। क्या होता है भाई, ठंडा करना। यानी जब भी कोई भी ठोस कार्बनिक पदार्थों में आग लगती है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, जिसकी वजह से हीट यानी गर्मी शांत होती है और आग बुझ जाती है। तो यहाँ पे क्या काट दिया हमने, हीट को काट दिया, ठीक है। ये हो गया कूलिंग, यानी आग को ठंडा करना। फिर बात आती है ऑक्सीजन, यहाँ पे आता है स्मोदरिंग सिद्धांत, ठीक है। इसका मतलब होता है आग को भूखा मारना, ठीक है। क्या करना, सॉरी, भूखा मारना नहीं, आग का दम घोटना। ऑक्सीजन की बात आ रही है ना भाई, ठीक है, आग का दम घोटना। अब जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, अगर हमारा कोई गला दबा दे तो आग क्या होगा, हमारा दम घुट जाएगा, हमारी मृत्यु होगी। ऐसे ही सेम आग का जो है श्वास क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हमने कट कर दी तो तुरंत क्या हो जाएगी, आपकी आग बुझ जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो पेट्रोल है, पेट्रोल के ऊपर अपन फोम डालते हैं, तो फोम क्या करता है, एक परत क्रिएट कर लेता है, जिससे एनवायरमेंट से मिलने वाली जो ऑक्सीजन है वो नीचे नहीं जा पाती है और हमारी आग बुझ जाती है। तो इसको बोलते हैं हमारा स्मोदरिंग मेथड। फिर आता है फ्यूल वाला, ठीक है, यानी स्टारवेशन। इसका मतलब होता है आग को भूखा मारना। क्या, भूखा मारना। अब जैसे हम खाना खाते हैं, हमारा मुख्य भोजन है वो, ऐसे ही आग का मुख्य भोजन होता है उसका ईंधन। जितना ईंधन मिलता रहेगा आग आगे बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फ्यूल की कमी कर देंगे, फ्यूल हटा देंगे, यानी ईंधन जो भी जल रहा है, लकड़ी है या कोई ऑयल है या गैस वैस कुछ भी है, उसको हटा देंगे तो क्या होगा, वहां पे आग बुझ जाएगी। और यहाँ पे तीसरा सिद्धांत लागू होता है, स्टारवेशन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में माने 50 टैंकर जल रहे थे, ठीक है, 50 टैंकर है एक जगह पे ऑयल के, जिसमें कोने से 2 टैंकर जल रहे थे। हमने क्या किया, बाकी के जितने भी 45 या 47 जितने भी टैंकर थे उनको हटा दिया। अब जो आग कई घंटों तक जलनी थी वो अब 2 टैंकर में रह के या 5 टैंकर जल के ही रह जाएंगे। तो वहां पे क्या लगता है, स्टारवेशन मेथड, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। एक इसमें चौथा और एडिशनल अपन मान सकते हैं और काफी बार पूछा भी जाता है, या कोई नॉर्मली पुराने तरीके से पूछा जाए तो उसको बोलते हैं क्या, बीटिंग मेथड। क्या बोलते हैं भाई, बीटिंग मेथड, यानी आग को पीट कर बुझाना, आग को पीट कर बुझाना, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा आपके आसपास नॉर्मल, जैसे अपन बैठे हैं कहीं पे, हमारे कपड़ों में कहीं पे आग लगी, अपन तुरंत जूते चप्पल से मार के बुझा देते हैं, ऐसे कहीं पे लगे इस प्रकार से बुझा देते हैं। तो क्या होता है, पीट कर बुझाना। उसमें क्या होता है, गर्म जो मोलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, वो तुरंत हट जाते हैं और जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। और हमारे इसके लिए स्पेशल उपकरण भी बनाया गया जिसको अपन क्या बोलते हैं, फायर बीटर बोलते हैं, ठीक है। बाकी मुख्य जो प्रकार होते हैं वो 3 ही होते हैं, स्मोदरिंग, कूलिंग और स्टारवेशन, जिसकी मदद से क्या होती है, आग बुझती है या आग बुझाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आग फैलने के प्रकार, कि आग जो है वो किस प्रकार से फैलती है, कैसे कैसे फैलती है। तो मुख्यतः रूप से बात करें तो आग जो है 3 प्रकार से फैलती है भाई, ठीक है। यहाँ पे पहला हम बात करते हैं किसकी, कंडक्शन की, ठीक है। कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है संचलन, ठीक है। संचलन की अगर बात करें तो ये होता है किसके अंदर, सबसे ज्यादा ठोस पदार्थों के अंदर। और जैसा कि मैंने कहा था सबसे ज्यादा जो आग होती है वो ठोस कार्बनिक पदार्थों की आग होती है। तो यहाँ पे आग जो फैलती है वो 70 से 80% किसकी वजह से फैलती है,
हमारे कंडक्शन यानी संचलन की वजह से। कई बार आपने देखा होगा ना, लोहे का सरिया आगे से अपन गर्म रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है पीछे तक गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है गर्म मोलिक्यूल जो होते हैं, अणु होते हैं, ठंडे को गर्म करते हैं, फिर वो गर्म हो जाता है, फिर वो क्या करता है अगले वाले ठंडे को गर्म करता है। इस प्रकार से वो रिएक्शन चलती रहती है और लास्ट वाले तक गर्म हो जाती है, जो ठोस पदार्थों के अंदर होता है। तो सबसे ज्यादा हो गया हमारा क्या, एक नंबर कंडक्शन। फिर आता है कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है संवहन। संवहन क्या होता है, ये हमारे द्रवीय पदार्थ और साथ ही साथ गैसीय जो पदार्थ होते हैं उनकी जो आग होती है उसको फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, अब ठोस हो गया, द्रव और गैस, तो 70 से 80% तो ये हो गया, 12% आ गया हमारा द्रव और गैस। अब द्रव और गैसें जो होते हैं इनमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, अब ये मॉलिक्यूल जैसे जलेगा ये क्या करेगा, दूर वाले मॉलिक्यूल को क्या करेगा, तुरंत उसको भी जला देगा। ऐसे ही वो तीसरे को, तीसरा चौथे को। इसलिए क्या होता है, द्रव्य और गैसीय पदार्थों की जो आग होती है वो बहुत ज्यादा जल्दी या एक तरीके से फैलती है, क्योंकि उसमें एक तो अणु दूर दूर रहते हैं, प्लस में उनको जलाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बहुत कम चाहिए होता है, इसकी वजह से फैलती है। तो दूसरा होता है संवहन। पहला सबसे ज्यादा संचलन, दूसरा कन्वेक्शन यानी संवहन, और तीसरा आता है जिसमें किसी भी माध्यम की हमें जरूरत नहीं होती है, उसको बोलते हैं रेडिएशन यानी हमारा विकिरण। तो विकिरण जो सिद्धांत होता है इसमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं, क्योंकि ठोस तो आ चुका है, द्रव आ चुका है, गैस आ चुका है, तो यहाँ पे कोई भी जो माध्यम होता है उसकी जरूरत हमें नहीं होती है। ये सूर्य की किरणों के द्वारा या ताप की द्वारा जो है ये क्या हो जाता है, ये फैलता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आजकल देखा होगा आपने, कांच बहुत ज्यादा यानी जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, कांच ज्यादा लगाते हैं। अब उधर से सूर्य आता है, आता तो अलग अलग किरणों में, लेकिन एक जगह पे जाके वो रिफ्लेक्ट होकर एक जगह पे फोकसित होता है, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारे घास फूस इनको जलने के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल जाती है। ठीक है, ये हो सकता है, या सूर्य की बहुत ज्यादा गर्मी है उसकी वजह से हो सकता है। लेंस के द्वारा आपने देखा होगा, हम पहले बीच में लेंस लगा कागजों को जलाते थे, क्योंकि वहां पे अलग अलग आती है, लेकिन जब लेंस से निकलती है किरणें तो एक जगह पे फोकसित होती है, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमारी आग लग जाती है। तो ये होती है मुख्यतः तीन प्रकार से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा होती है ठोस पदार्थों की 70 से 80%, द्रव्य गैसों की 12%, और इसमें जो है किसी माध्यम की जरूरत नहीं, ये होती है हमारी 8%, यानी सबसे कम न के बराबर होती है। सबसे ज्यादा होती है ठोस पदार्थों की। तो ये हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार की आग पर कौन सा एक्सटिंग्विशर हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यानी एक्सटिंग्विशर का यूज भी अपन देखेंगे यहाँ पे। भाई आग तो अपन ने लगा दी, लेकिन कौन सी आग के ऊपर किस प्रकार का एक्सटिंग्विशर अपन यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सीधा सीधा सिंपल से। वो भी आपको पूछ सकता है जो इंटरव्यू हो रहा है कि भाई आपके सामने कुकिंग ऑयल में आग लग गई, बताओ कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करोगे, तो पता नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसकी वजह से तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा, और आप चलते चलते भी अगर बाहर भी बैठे हैं वेटिंग हॉल में, ये वीडियो देख लिया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वुड, पेपर, क्लॉथ वगैरह, यानी एक क्लास की जो आग है उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ, डीसीपी वाला है। ठीक है, फिर आ गया हमारा फोम है। ठीक है, फिर CO2 है, फिर हमारा वाटर टाइप है यानी पानी वाला है, और फिर आ गया वेट केमिकल। मुख्यतः ये पांच ही सबसे ज्यादा काम में आते हैं। जिसमें वेट केमिकल जब से के क्लास आया तब से, बाकी ये चार पहले से ही चल रहे। ठीक है, बाकी जितने भी है वाटर मिस्ट है, क्लीन एजेंट वगैरह, वो सब बाद में बात करेंगे, उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता जितना इनका होता है। ठीक है, अब ए क्लास की बात आ रही, तो ए क्लास के लिए पाउडर भी यूज कर सकते हैं, फोम भी कर सकते हैं, और पानी वाला भी। ठीक है, बाकी सबसे ज्यादा अगर बताएं तो कौन सा काम में लेते हैं भाई, वाटर टाइप। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखो ए क्लास के ऊपर, जो कि वुडन होता है या ठोस कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो उनके अंदर से उष्मा ज्यादा निकलती है, तो उसको पानी से ही ज्यादा शांत करेंगे। बाकी जितनी जो चीजें होती है इनको लाना या यूज करना कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से यानी पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। पानी है, पानी तो अपने पास बहुत होता है, अपन तुरंत यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ग्रीस, ऑयल, पेंट वगैरह, यानी बी क्लास की जो आग होती है। ठीक है, ये तो हो गई क्या हमारी ए क्लास। अब आती है बी क्लास। बी क्लास के लिए सिंपल सी बात है, डीसीपी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, फोम को तो करना ही करना है, तो फोम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ए के लिए क्या है, वाटर इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही है। CO2 भी कर सकते हैं, बाकी उनको नहीं कर सकते। बाकी सबसे ज्यादा क्या डालते हैं सभी को पता है, ऑयल से संबंधित बी क्लास की जो फायर है उसके लिए फोम डालेंगे। ठीक है, फिर आ गए यहाँ पे डी क्लास। ठीक है, डी क्लास यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, धातुओं की आग। तो धातुओं की आग के लिए स्पेशल ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या डलेगा भाई, डीसीपी। और डीसीपी में एक एडवांस रूप से आप आता है TEC, टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड, जो इसके लिए स्पेशल बनाया जाता है। तो डी क्लास के लिए सिर्फ और सिर्फ डीसीपी, बाकी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्पेशल रूप से बनाया जाता है। इसको अगर थोड़ी सी हवा मिल गया, रिएक्शन हो गया हवा से,
तो धमाका कर सकता है, इसलिए डीसीपी। ठीक है, फिर आता है हमारा सी क्लास के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक वगैरह की जो आग होती है उसके लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक की आग की बात करें और इलेक्ट्रिक के साथ साथ गैसेस की आग की बात करें तो इलेक्ट्रिक के गैसेस के लिए डीसीपी अपन यूज करेंगे, और इलेक्ट्रिक के लिए क्या करेंगे अपन, CO2। अब इलेक्ट्रिक के लिए अपन डीसीपी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, इलेक्ट्रिक के ऊपर डीसीपी यूज कर लेंगे, आग तो बुझ जाएगी लेकिन जो इक्विपमेंट है वो काम नहीं करेगा, यानी खराब हो जाएगा। तो क्या फायदा है, आग तो बुझा देंगे लेकिन वो खराब हो गया, तो बराबर ही हुई बात। इसके लिए वहां पे क्या यूज करेंगे, CO2 हम यूज करेंगे। ठीक है, फिर आ गया हमारा के क्लास, इसको F क्लास या के क्लास भी बोल सकते हैं, किचन की आग, यानी कुकिंग ऑयल्स है, एनिमल फैट्स वगैरह, यानी चिकन विकन जो भी है, वसा वगैरह है जो भी है उसके लिए। तो उसके लिए निम्न में से कोई नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए स्पेशल बनाया गया है। वो कौन सा है, वेट केमिकल, यानी गीला रासायनिक चूर्ण। ठीक है, वो स्पेशल बनाया गया है, वो इसके लिए ही काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी क्लास ऑफ फायर भी कंप्लीट हो गई, साथ में कौन सी जगह पे कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है वो भी। और ये जो चार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये छोटा सा जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तीनों प्रकार के क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। भाई हमारे मैंने उदाहरण लिया कि आपको डायरेक्ट पूछ लिया कि फला फला जगह में या इस जगह में आग लग गई या इस चीज में आग लग रही है, बताओ ये कौन से प्रकार की आग है, यानी ए है, बी, सी, डी कौन सी है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, आप भी थोड़ा सा वो कर पाए। तो देखेंगे, सबसे पहले ट्रांसफार्मर की आग है, तो भाई सभी को पता है इलेक्ट्रिक फायर है, वो किस में आती है, सी क्लास में। फिर आती है रबर। अब रबर की आग की बात करें तो रबर किस में आता है, ठोस कार्बनिक पदार्थ, और ठोस कार्बनिक आते हैं किसमें, हमारे ए क्लास के अंदर। ठीक है, फिर आता है सीएनजी। सीएनजी आपको पता है संपीड़ित नेचुरल गैस होती है, ये किसके अंदर आती है, सी क्लास के अंदर आ गई। ठीक है, डंप यार्ड। अब डंप यार्ड क्या होता है, कचरे का ढेर, क्या बोलते हैं, कचरे का ढेर, तो उस वो किस में आती है, ए क्लास में। तो भाई देखो, आपको सामने वाला जो इंटरव्यू है किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके कुछ आपको उलझाने के लिए कुछ भी, तो आपको थोड़ा उस चीज के लिए पढ़ाई जरूरी है। ठीक है, तारकोल की आग। अब तारकोल किस में आता है, ऑयल फैक्टर में काम आता है, यानी हमारे जो है ऑयल जैसी चीजें जो हैं उसके संबंधित है तारकोल, तो किस में आएगा, ये हमारा बी क्लास के अंदर शामिल होगा। ठीक है, मैग्नीशियम की आग, तो मैंने कहा था मैग्नीशियम क्या एक धातु है, तो धातु की आग किसके अंदर आती है, तो यहाँ पे आएगा हमारा क्या, डी क्लास, डी क्लास फायर। फिर आता है ग्रीस। अब ग्रीस भी क्या है, आपने पढ़ा है गैसोलीन या ऑयल जैसी जो कंटेनेंट होते हैं उनके अंदर, तो ग्रीस किसके अंदर आ गया भाई, बी क्लास फायर के अंदर आ गया। ठीक है, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर किससे संबंधित है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सी क्लास। अब इसके ऊपर कौन सी काम में लेंगे, एक्सटिंग्विशर। अभी अपन मैंने बताया था कौन सा लेंगे भाई, अपन डीसीबी ले सकते हैं लेकिन हमारा कंप्यूटर खराब होगा, उसके लिए CO2 अपन काम में लेंगे। ठीक है, फिर आता है खाद। खाद्य जो आटा होता है, आटा, आटा जो अपन खाना खाते हैं, रोटियां बनती है, खाद्य आटा जो होता है, तो खाद्य पदार्थों की आग किसके अंदर आती है, F क्लास या के क्लास के अंदर, रसोई घर की आग। ठीक है, तो F या के क्लास यहाँ पे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है सोडियम की आग। तो सोडियम वापस से क्या है, एक धातु है, तो धातु की आग किसके अंदर आती है भाई, डी क्लास के अंदर। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, रास्ते में देखते जाइएगा अपने आसपास क्या चीजें उनके अंदर आग लगेगी तो कौन से क्लास के अंदर आएगी, वो आपको प्रैक्टिस करना है, और ऐसे डे बाई डे करना है, तो आपको बहुत सारे हजारों जो है यहाँ पे आपके इस प्रकार की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छे तरीके का क्वेश्चन होने वाला। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, महत्वपूर्ण अग्निकांड। देखो हो सकता है हालांकि इतना रिलेवेंट नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरा मन किया कि मैं डालूं, हो सकता है कुछ इतिहास के बारे में जानना चाहिए, वो जानना चाहता है कि आपने थ्योरी पढ़ी है अच्छे से, नहीं पढ़ी है, आपको फायर से कितने दिनों से जुड़े, आपको ये चीजें पता भी है या नहीं है, तो इसलिए आपसे अग्निकांड पूछ सकता है कि कोई ऐसा फेमस अपने देश का एक दो अग्निकांड बताओ जिसमें क्या क्या दिक्कतें हुई या कैसे वो लगी, उनके बारे में पूछ सकता है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मुंबई डॉकयार्ड, सभी को पता है कि जो मुंबई के विक्टोरिया बंदरगाह पर, किस पे, विक्टोरिया बंदरगाह पर क्या हुआ था, एक कांड हुआ था। ठीक है, और उसके अंदर क्या था कि SS फोर्ट स्टिकेन नामक एक जहाज आया था। ठीक है, जिसके अंदर क्या था भाई, युद्ध सामग्री भरी हुई थी। क्या थी, युद्ध सामग्री भरी हुई थी। कब की बात है, 14 अप्रैल 1944 की बात है। इसके अंदर क्या हो गई थी, आग लग गई थी, और आग लगने पर जब फायर फाइटर्स बुझाने गए तो इसके अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ, जहाज दो टुकड़ों में बट गया, बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से कहा जाता है कि हमारे 66 दमकल कर्मी क्या हो गए थे भाई, शहीद हो गए थे। और उन दमकल कर्मियों को श्रद्धांजलि या उनको याद रखने के लिए हर वर्ष जो है 14 अप्रैल जो है किसके रूप में, फायर डे के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपका यहाँ से क्वेश्चन क्लियर होता है। ठीक है, 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, फायर डे। तो ये एक मुंबई का बहुत बड़ा अग्निकांड हमारा हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगला यहाँ पे, उपहार सिनेमा अग्निकांड कहाँ हुआ था, दिल्ली।
कहां हुआ था भाई? दिल्ली। तो ग्रीन पार्क दिल्ली की ये घटना है। दिल्ली के अंदर क्या है? एक उपहार सिनेमा था। क्या था भाई? उपहार सिनेमा था, जिसके अंदर क्या होने वाली थी? बॉर्डर जो फिल्म थी उसकी स्क्रीनिंग चल रही थी। क्या चल रही थी? बॉर्डर फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी। कब की बात है? ये बात है 13 जून 1997 की ये घटना है। तो क्या हो गया था अचानक भाई? किसकी वजह से? लापरवाही के कारण। किसके कारण? लापरवाही के कारण। जो अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसके अंदर क्या लग गई? आग लगी। पहले वाले देखे होंगे आपने, जो मशीनें होती थी वो बहुत बड़ा, आजकल तो प्रोजेक्टर ये सब चल गया, पहले बड़ी बड़ी मशीन तो उसके लिए ट्रांसफार्मर लगाया जाता। तो उस लापरवाही के कारण ट्रांसफार्मर के अंदर आग लग गई, और आग इतनी भयंकर थी कि भगदड़ मच गई। और भगदड़ मचने की वजह से क्या हुआ भाई? वहां पे लगभग 59 लोगों की तो क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और कहा जाता है 100 से भी ज्यादा लोग क्या हो गए? वहां पे घायल हो गए थे। ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा लंबे समय तक क्या चला था? ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था। 30-30 करोड़ का मुआवजा देना पड़ा था, उनको गिरफ्तार किया गया था, बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट आए थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्या है? एक अग्निकांड हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है, शायद चंडीगढ़ फायरमैन के एग्जाम में ऐसा कुछ आया था इसका। ठीक है, अब बात करते हैं जयपुर ऑयल डिपो कांड की। तो जयपुर ऑयल डिपो कांड कब हुआ था? 29 अक्टूबर 2009 को हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? सीतापुरा, जो जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आईओसीएल का क्या है? यहाँ पे गोदाम था, जिसके अंदर क्या कर रहे थे भाई? वहां पे एक कंटेनर के अंदर या एक उसमें टैंक के अंदर से दूसरे टैंक के अंदर क्या कर रहे थे? ऑयल चेंज करते, यानी हमारा पेट्रोल डीजल जो भी था वो चेंज कर रहे थे। अब उसके अंदर प्रेशर ज्यादा था, इसकी वजह से वो क्या हुआ? प्रेशर नल की फट गई और एकदम से क्या हो गया? वहां पे फैल गया। क्या फैल गया? पेट्रोल डीजल फैल गया। हालांकि उसको रोक लिया गया, और वहां पे जितने भी लोग थे, इमारतें थी आसपास के, उनको खाली करवा दिया गया ताकि हादसा ना हो। लेकिन जो है उसके बाद कुछ समय पश्चात तो उसको चालू करना ही है, ऐसा तो है नहीं कि काम बंद रखेंगे। कुछ समय पश्चात उसको चालू किया गया, जिसकी वजह से क्या किया गया? विद्युत प्रवाह यानी विद्युत सप्लाई जो है ऑन करी गई। और ऑन करते ही क्या हुआ भाई? बहुत बड़ा धमाका हुआ, बहुत भयंकर तरीके से अग्नि दुर्घटना कांड हुआ। और कहते हैं राजस्थान का काला कांड या काला दिन जो है उसको कहा जाता है। इतनी भयंकर तरीके से धुआं छा गया था। कहते हैं कई दिनों के बाद तो आग बुझी थी। ठीक है, टैंकर फट गए थे, उसकी निशानी कहते हैं अभी भी सीतापुरा पुलिया के पास देखेंगे तो ऐसे कैसे पड़ी हुई मिलेगी। ठीक है, पूरे जयपुर का जो है अंदर धुआं, प्रदूषित धुआं फैल गया था, काला काला धुआं फैल गया था, श्वास लेने में दिक्कत आ रही थी। लोग जो है शहरों से बाहर भाग रहे थे, दिन में भी हेडलाइट ऑन करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो लगभग कहते हैं 11 से 12 लोगों की जो है यहाँ पे मौत हो गई थी। प्लस में कहते हैं 300 से भी ज्यादा अधिक लोग क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। ठीक है, बहुत तगड़ा जो है कांड हुआ था जयपुर के अंदर। ठीक है, 2009 की बात है। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्या है? अग्निकांड है, इनको याद रखना है। अभी नहीं तो वो एग्जाम से रिलेटेड, वरना इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। कोई मेरे जैसा इंटरव्यूअर आ गया या जिसको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है, तो पुरानी चीजें उखाड़ के देख सकता है कि भाई ये कितना डेप्थ तक पढ़ा हुआ बच्चा, इसको क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लास्ट और अंतिम, आग की अवस्थाएं। आग की अवस्थाएं क्या क्या हो सकती है, यानी आग कहां से स्टार्ट होती है, कहां से नहीं होती, इसके बारे में थोड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन है, लेकिन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः आप सभी को पता है कितनी अवस्थाएं होती है भाई? 4 अवस्थाओं के अंदर जो है आग हमारी लगती है। ठीक है, पहला, नग्न आंखों से दिखाई न देना। नग्न आंखों से दिखाई नहीं देना। आप सभी को पता है कि जब भी हमारी आग लगती है, नहीं देना, तो आग जब भी लगती है तो तीनों चीजें जो होती है हमारी, O2, हीट और फ्यूल, जब आपस में मिलते हैं उनके अंदर की रिएक्शन होती है, तो वो अंदर ही अंदर होती है, हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। आपको स्पेशल कोई इक्विपमेंट उसके माध्यम से देख सकते हैं, बाकी वैसे दिखाई हमें नहीं देती है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा क्या? धुआं निकलना। धुआं निकलना, इसको बोलते हैं ज्वलन रहित स्तर। क्या बोलते हैं भाई? ज्वलन रहित स्तर। यानी धुआं, जब कोई भी आग लगती है उससे पहले धुआं, यानी ये जो प्रक्रिया थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, यानी धुआं फैल रहा है। धुआं फैलते ही हम आइडिया लगा सकते हैं क्या कि अभी जो है कुछ समय पश्चात आग लग जाएगी। तो दूसरा होता है धुआं निकलना। ठीक है, तीसरा होता है प्रकाश निकलना। क्या होता है? प्रकाश निकलना। प्रकाश निकलने का मतलब क्या होता है? ये हो गया हमारा ज्वाला स्तर, यानी यहाँ पे हमारी आग लग चुकी है, फ्लेम जो लपटे हैं वो निकल चुकी है, तभी क्या होगा? चारों तरफ प्रकाश होगा, यानी वहां पे हमारी आग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद में आता है क्या? हमारा ताप निकलना। ठीक है,
इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अंतिम स्तर भी बोल सकते हैं या खतरनाक स्तर भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, अंतिम स्तर, क्योंकि इसके बाद ताप, जब देखो प्रकाश निकला है, आग स्टार्ट ही हुई है, ताप निकल रहा है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में आग बढ़ चुकी है और उसमें ताप जो उसमें भयंकर तरीके से निकल रहा है, वो अंतिम स्तर होता है या खतरनाक स्तर होता है, यानी आसपास की चीजों को जला सकता है। और अंतिम स्तर इसलिए होता है कि उसके बाद फिर कुछ नहीं, उसके बाद क्या होगी, आग हमारी बुझेगी या धीरे धीरे कम ही होगी। तो ये होती है इसकी क्या, मुख्यतः 4 अवस्थाएं किसकी, आग की। जो जैसे हम होते हैं ना इंसान, अवस्थाओं के अंदर बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था वगैरह वगैरह, ऐसे ही इसकी 4 अवस्थाएं होती है जिसके अंदर से क्या होती है, ये निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको पसंद आई होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेरी तरफ से, बेसिक फायर केमिस्ट्री से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये पसंद आया होगा, और पसंद आए तो क्या करना है आप सभी को पता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी दोस्तों के साथ इस इंटरव्यू सीरीज को जो है सभी दोस्तों के साथ पहुंचा दें। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।